हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इकोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम उसको स्टार्ट करें। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम क्या है कि एन इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज्ड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, इकोसिस्टम को नेचर की एक फंक्शनल यूनिट के फॉर्म में देखा जा सकता है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एंड सराउंड के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि इकोसिस्टम को नेचर की एक फंक्शनल यूनिट के फॉर्म में देखा जाता है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में सराउंड के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट आर कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू ए लार्ज फॉरेस्ट आर ए सी। ओके, इकोसिस्टम का साइज एक स्मॉल पॉन्ड से लेकर एक लार्ज फॉरेस्ट या सी तक हो सकता है। मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। ओके, कई इकोलॉजिस्ट इंटायर बायोस्फीयर को ग्लोबल इकोसिस्टम के फॉर्म में देखते हैं जिसमें अर्थ के सभी लोकल इकोसिस्टम कंपोजिट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि जिसमें अर्थ के सभी लोकल इकोसिस्टम कंपोजिट होते हैं। सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट वन टाइम, इट इज कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इनटू टू बेसिक कैटेगरीज, नेमली द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक। ओके, क्या हुआ उसके बाद कि यह सिस्टम जो है बहुत बिग एंड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यह सिस्टम जो था बहुत बिग एंड कॉम्प्लेक्स था, तो स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए इसे दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो था क्या था आपका टेरेस्ट्रियल था एंड सेकंड जो था वो क्या था एक्वेटिक था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो दो बेसिक कैटेगरी थी, फर्स्ट थी टेरेस्ट्रियल एंड जो सेकंड थी वो क्या थी एक्वेटिक थी। देखते हैं फ्रेंड्स कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्टुअरी आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो अगर आपकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो एग्जांपल हो गया फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। ठीक है, एंड पॉन्ड हो गया, लेक, वेटलैंड, रिवर, ये सब किसके एग्जांपल? एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वेरियम में आल्सो बी कंसीडर एज मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम के फॉर्म में क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम को कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि मैन मेड इकोसिस्टम के फॉर्म में क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम को कंसीडर किया जा सकता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि we will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input productivity, transfer of energy, food chain, web nutrient cycling and the output degradation and energy loss। ठीक है, तो हम सबसे पहले इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर को देखेंगे ताकि हम इनपुट प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी का जो ट्रांसफर है, फूड चेन, वेब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड जो आउटपुट है आपका डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस को अप्रिशिएट कर सके। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो आगे देखते हैं क्या है कि we will also look at the relationship cycles, chain waves that are created as a result of this energy flow within the system and their interrelationship। ठीक है, क्या होता है कि इसके साथ हम साइकिल्स हो गए, चेन्स, वेव्स के रिलेशनशिप को देखेंगे जो कि सिस्टम के अंतर्गत फ्लो एनर्जी के रिजल्ट के कारण क्रिएट हुए हैं। ठीक है, जो कि सिस्टम के अंतर्गत फ्लो इन एनर्जी के रिजल्ट के फॉर्म में क्रिएट हुए हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में इसमें देखेंगे। तो देखते हैं क्या है कि इन चैप्टर 13 यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, चैप्टर 13 में आपने एनवायरनमेंट के वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया जिसमें दोनों बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स अफेक्टेड ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, आपने स्टडी किया कि किस टाइप से बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंडिविजुअली एक दूसरे को एंड सराउंड के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस लुक एट दीज कंपोनेंट इन ए मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन दीज कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, तो आइए अब इस कंपोनेंट्स को और अधिक इंटीग्रेटेड मैनर में देखें एंड यह जाने कि इकोसिस्टम के इन कंपोनेंट्स के विद इन एनर्जी फ्लो कैसे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट की इंटरेक्शंस के रिजल्ट एक फिजिकल स्ट्रक्चर डेवलप होती है जो प्रत्येक टाइप के इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जो प्रत्येक टाइप के इकोसिस्टम की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइडेंटिफिकेशन एंड इम्यूनरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट स्पीशीज कंपोजिशन। ठीक है, क्या होता है कि एक इकोसिस्टम की प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन इसकी स्पीशीज की कंपोजिशन को देता है। ठीक है, इसकी स्पीशीज को क्या देता है, कंपोजिशन को देता है। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट स्पीशीज के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट स्पीशीज के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो ट्री ऑक्युपाइड टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट, shrubs and second and herbs and grasses occupy the bottom layers। ठीक है, फॉर एग्जांपल में क्या है कि एक फॉरेस्ट में ट्री, ठीक है, एक फॉरेस्ट में ट्री टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा लेयर, सब सेकंड लेयर एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस क्या है, बॉटम लेयर पर ऑक्युपाई होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं क्या है कि द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ओके, इकोसिस्टम में सभी कंपोनेंट्स एक यूनिट के फॉर्म में तब फंक्शनल दिखते हैं जब आप फॉलोइंग एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एस्पेक्ट क्या देखते हैं, फर्स्ट क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी, ओके, सेकेंड क्या है डिकम्पोजिशन, थर्ड है आपका एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ क्या है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ओके, ये सभी एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम लेट अस टेक ए स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जांपल। ओके, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की इथोस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्मॉल पॉन्ड को एग्जांपल की तरह लेते हैं। दिस इज ए फेयरली सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड रेदर सिंपल एग्जांपल्स दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, एक फेयरली सेल्फ सस्टेनेबल एंड रेदर सिंपल एग्जांपल है जो हमें एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। ए पॉन्ड इज ए शैलो वाटर बॉडी इन व्हिच ऑल द अबव मेंशन्ड फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एक्सहिबिटेड। ओके, एक पॉन्ड जो है शैलो वाटर वाला एक बॉडी है जिसमें एक इकोसिस्टम के सभी फोर बेसिक कंपोनेंट्स बेहतर ढंग से मेंशन होते हैं। ठीक है, द एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर विथ ऑल द डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड द रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ओके, वाटर एक एबायोटिक कंपोनेंट है जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रिच सॉइल पॉन्ड की बॉटम में क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि वाटर जो है एक एबायोटिक कंपोनेंट है जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रिच सॉइल पॉन्ड की बॉटम में डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट्स द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द इंटायर पॉन्ड। ओके, क्या होता है कि सोलर इनपुट, टेम्परेचर का साइकिल, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस इंटायर पॉन्ड की फंक्शन की रेट को रेगुलेट करते हैं। द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स द फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एस। ओके, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स लाइक फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गी एंड फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स पॉन्ड्स के किनारे क्या होते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, पॉन्ड्स के किनारे पाए। फ्रेंड्स क्या है कि द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जूप्लैंक्टन, द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। ओके, कंज्यूमर्स जो है जूप्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं कि द डिकम्पोजर्स आर द फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजेलेट्स स्पेशली एवेंटेड इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ओके, डिकम्पोजर्स कौन कौन है कि फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजेलेट्स है। ठीक है, जो डिकम्पोजर्स है वो फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजेलेट्स है जो स्पेशली पॉन्ड्स की बॉटम में अबेंडेंट होते हैं। इट मीन्स कि इनफ क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ओके, तो आगे देखते हैं कि दिस सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज ए होल, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉप्स, कंजप्शन ऑफ द ऑटोट्रॉप्स बाय हेटेरोट्रॉप्स, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर यूज बाय द ऑटोट्रॉप्स। दीज इवेंट आर रिपीटेड ओवर एंड
ओवर अगेन। ओके, यह सिस्टम किसी भी इकोसिस्टम इट मींस की होल बायोस्फीयर की सभी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। डेट इज ऑटोट्रॉफ्स द्वारा सन की रेडिएंट एनर्जी के हेल्प से इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करना, हेट्रोट्रॉफ्स द्वारा ऑटोट्रॉफ्स का कंजप्शन एंड डेड मैटर की डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन कर ऑटोट्रॉफ्स को रिलीज करना, इस इवेंट की रिपीट एंड ओवर रिपीट होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? फ्रेंड्स क्या है कि देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टॉवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द इन्वायरमेंट। ओके, एनर्जी की यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हायर ट्रॉपिक लेवल एंड इन्वायरमेंट में इसका डिसिपेशन एंड हीट के फॉर्म में लॉस होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि एनर्जी की यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हायर ट्रॉपिक लेवल एंड इन्वायरमेंट इसका डिसिपेशन एंड हीट के फॉर्म में लॉस होती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। ओके, तो देखते हैं क्या है कि constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain। okay, किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शन एंड उसके सस्टेन के लिए सोलर एनर्जी की कांस्टेंट इनपुट की बेसिक रिक्वायरमेंट। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको कि किसी भी इकोसिस्टम की फंक्शन एंड उसके सस्टेन के लिए सोलर एनर्जी की कांस्टेंट इनपुट की बेसिक रिक्वायरमेंट। ओके, देखते फ्रेंड्स क्या है कि प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, प्राइमरी प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्लांट्स द्वारा एक टाइम पीरियड में पर यूनिट एरिया द्वारा प्रोड्यूस किए गए बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट है। ठीक है, देखते फ्रेंड्स क्या है कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट जीएम माइनस स्क्वायर और एनर्जी किलो कैलोरी मीटर माइनस स्क्वायर। ओके, इसे हम लोग वेट जीएम माइनस स्क्वायर या एनर्जी किलो कैलोरी एम माइनस स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं कि द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। बायोमास के प्रोडक्शन की रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जीएम माइनस स्क्वायर वाई आर माइनस 1 और किलो कैलोरी एम माइनस स्क्वायर वाई आर माइनस 1 टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। ओके, इसे जी माइनस स्क्वायर वाई आर की पावर माइनस 1 या किलो कैलोरी एम माइनस स्क्वायर वाई आर माइनस 1 एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात समझ में आ गई? तो आगे देखते हैं इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। ओके, क्या होता है कि इसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी में डिवाइड किया जा सकता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, एक इकोसिस्टम की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्टिविटी रेट होती है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात समझ में आ गई कि एक इकोसिस्टम की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग ऑर्गेनिक मैटर की प्रोडक्टिविटी रेट होती है। ओके, आगे देखते हैं कि कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रिस्पिरेशन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की एक कंसीडरेबल अमाउंट प्लांट्स में रिस्पिरेशन द्वारा यूटिलाइज की जा सकती है। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पिरेशन लॉसेज आर इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। ओके, यदि हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रिस्पिरेशन के ड्यूरिंग हुए लॉस को माइनस कर देते हैं तो हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलती है। ठीक है, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। ठीक है, इट मीन्स की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पिरेशन इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉप्स हार्बिवोरस एंड डिकम्पोजर्स। ओके, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हेट्रोट्रॉप्स की कंजप्शन इट मीन्स की हार्बिवोरस एंड डिकम्पोजर्स के लिए अवेलेबल बायोमास होती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। ओके, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को कंज्यूमर्स ने न्यू ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्मेशन की रेट के फॉर्म में डिफाइंड किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को कंज्यूमर्स ने न्यू ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्मेशन की रेट के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग ए पार्टिकुलर एरिया। ओके, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक पार्टिकुलर एरिया में प्लांट स्पीशीज के इनहैबिट पर डिपेंड करती है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन ए वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। ओके,
क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट फैक्टर एंड प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट फैक्टर एंड प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी एंड न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती हैं। ओके, देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, ये इसलिए ये डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम में डिफरेंट होती हैं। ये बात समझ में आ गई। तो आगे देखते हैं क्या है कि द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, होल बायोस्फीयर की एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वेट ऑर्गेनिक मैटर ड्राई वेट के फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन माना गया है। ओके, अब दिस डिस्प्यूट ऑक्युपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियंस आर ओनली 55 बिलियन टन। ओके, क्या होता है कि अर्थ के सरफेस का अप्रोक्सीमेटली 70% ओशियंस द्वारा ढका हुआ है, फिर भी उनकी प्रोडक्टिविटी ओनली 55 बिलियन टन ही है। ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है? ओनली 55 बिलियन टन ही है। डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन विथ योर टीचर। ओके, अपने टीचर के साथ ओशियन की लो प्रोडक्टिविटी के मेन रीजन के बारे में डिस्कस की। अब हम लोग डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या है कि यू मे हैव हियर्ड ऑफ द एर्थवर्म बीइंग रिफर्ड टू एज द फार्मर्स फ्रेंड। ओके, आपने शायद सुना होगा कि एर्थवर्म को फार्मर के फ्रेंड के नाम से रिफर किया जाता है। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज एन लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ओके, ऐसा इसलिए है बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन करने के साथ सॉइल को लूजनिंग बनाने में हेल्प करते हैं। इट मीन्स कि सॉइल को ये मुरमुरा बनाने में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ओके, सिमिलरली डिकम्पोजर्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डेड प्लांट्स रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, flowers and dead remains of the animals including fecal matter constitute detritus which is the raw material for decomposition. Okay, plants के dead remains को, ठीक है, remains means क्या होता है? osses। ठीक है, plants के dead remains like leaves, barks, flower and animals के remains including fecal matter detritus बनाते हैं जो कि decomposition के लिए raw material। देखते फ्रेंड्स क्या है कि द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ओके, क्या होता है कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं? फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गई, कैटाबॉलिज्म हो गई, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ओके, ये बात ये देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि डेट्रिटिवोरस एग्जांपल एर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ओके, डेट्राइटस एग्जांपल इसका क्या है? एर्थवर्म है। ये डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन। आगे देखते हैं क्या है कि बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि लीचिंग प्रोसेस के द्वारा वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल होरिजन में गो डाउन कर जाते हैं। ओके, इट मींस कि ये सॉइल होरिजन में प्रविष्ट कर जाते हैं। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डिट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, क्या होता है कि बैक्टीरियल एंड फंगस एंजाइम्स डेट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट सिमुलटेनियसली ऑन द डेंड्राइट्स। ओके, इस प्रोसेस में क्या होता है कि यह अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिकम्पोजिशन की सभी स्टेप्स डेंड्राइट्स पर सिमुलटेनियसली कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो फिगर क्या है 14.1 में देखते हैं क्या है फिगर। ठीक है, फिगर को सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बार। ठीक है, तो इसमें क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक रिच सॉइल है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल कैसे बना पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होगा, ये ट्री ग्रो इन
सॉइल में ग्रो हुआ एक ट्री होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लीफ पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगन टू लूज फ्रॉम एंड बिकम लिटर। ओके, क्या होता है कि लीफ पार्शियली डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया द्वारा कंज्यूम करती है एंड वे फॉर्म लूज कर लीटर में बदल जाता है। इट मींस क्यों क्या करते हैं, कचरे में बदल जाता है, ठीक है। फर्दर फिर क्या होता है कि अर्थवॉर्म बैक्टीरिया सॉइल माइट्स फंजाई द्वारा डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड, एक ग्रीन लीफ ग्राउंड पर गिरती है। उसके बाद सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इंटर्स फूड वेब, ठीक है। तो कुछ का क्या हो जाता है कि इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स द्वारा खाया जाता है एंड न्यूट्रिएंट्स एंड फूड वेब में इंटर करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स केमिकल एक्शन द्वारा सॉइल में लीच कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स केमिकल एक्शन द्वारा सॉइल में लीच कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये फिगर ध्यान से देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें, देखते हैं क्या है आगे एनसीईआरटी की लाइन में क्या है, देखते हैं कि ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ओके, क्या होता है कि ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन की प्रोसेस डिकम्पोजिशन के ड्यूरिंग सॉइल में कंप्लीट हुई। ह्यूमिफिकेशन लीड्स to accumulation of a dark color amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक डार्क कलर का, ठीक है, ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक डार्क कलर के एमॉर्फस सब्सटेंस का एक्युमुलेशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं, जो कि माइक्रोबियल एक्शन के लिए हाईली रेजिस्टेंट होता है एंड इसका डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो रेट से चलता है, ठीक है। इसका जो डिकम्पोजिशन है वो एक्सट्रीमली स्लो रेट से चलता है। ये बात समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व्स एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेचर में कोलाइडल होने के कारण यह न्यूट्रिएंट्स के रिजर्वायर का काम करता है। ये बात समझ में आ गई ना कि नेचर में कोलाइडल होने के कारण या न्यूट्रिएंट्स के रिजर्वायर का काम करता है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ एन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। ओके, क्या होता है कि ह्यूमस से फिर कुछ माइक्रोब्स द्वारा डिग्रेड होता है एंड जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस द्वारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें रिलीज करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि जो मिनरलाइजेशन द्वारा प्रोसेस द्वारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको ये क्या करता है, रिलीज करता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ओके, डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ओके, डिकम्पोजिशन की रेट क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड डिट्राइटस के केमिकल कंपोजिशन द्वारा कंट्रोल होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको कि डिकम्पोजिशन की जो रेट है वो क्लाइमेटिक फैक्टर एंड डेट्राइटस के केमिकल कंपोजिशन द्वारा कंट्रोल होती है। इन ए पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन एंड quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sucrose। ओके, एक पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में ये डिट्राइटस काइटिन एंड लिग्निन से भरपूर होता है तो डिकम्पोजिशन रेट क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको कि एक पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में ये डिट्राइटस काइटिन एंड लिग्निन से भरपूर होता है तब डिकम्पोजिशन रेट स्लो होती है। ये डिट्राइटस नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर से रिच होता है तब क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है, तब ये फास्ट हो जाती है। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन देयर एक्टिविटीज ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। ओके, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो सॉइल के माइक्रोब्स की एक्टिविटीज द्वारा डिकम्पोजर्स को रेगुलेट करते हैं। ये देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन व्हेयर इज लो टेम्परेचर एंड एनारोबायोसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ओके, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट में डिकम्पोजिशन फास्ट होती है जबकि लो टेम्परेचर एंड एनारोबायोसिस डिकम्पोजिशन को स्लो करती है, जिसके रिजल्ट में ऑर्गेनिक मटेरियल्स का बिल्डअप होता है, ठीक है, जिसके रिजल्ट में ऑर्गेनिक मटेरियल्स का क्या होता है, बिल्डअप होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।